अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, चूंकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की और अब जो टिकटों की तकसीम का मरहला है उसमें सियासी जमातें और उनकी जो सरगर्मियां हैं उसमें भी तेज़ी आई है। सियासी जमातें क्या करेंगी, किन को टिकट दिए जाएंगे, किन पर ख़ास नजर करम होगी, क्योंकि माजी में भी टिकटों की तकसीम जो है कई हलकों में बड़ा अहम मसला रही और आज भी। तो इस पर जो तज्जिया है अपने एनालिस्ट का वो आपके सामने रखेंगे और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से महंगाई की शरह में 29% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई का जिन जो है वो अभी तक बेकाबू है। ये महंगाई रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, एक हुकूमत आती है, हुकूमत खत्म हो जाती है, फिर पाकिस्तान में नई हुकूमत आ जाती है, लेकिन महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर आखिर में चूंकि पाकिस्तान के मुआहिदे हुए हैं खलीजी ममालिक के साथ, उन मुआहिदों का ये कहा जा रहा है कि इन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और मुल्की माशी तरक्की है उसमें मदद मिलेगी। सो वो ये तमाम तर मामलात हैं जिसको आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह खान साहब, हम प्रोग्राम में अब बात कर रहे हैं चूंकि टिकटों की तकसीम का मरहला बाकायदा तौर पर अब शुरू होगा, सियासी सरगर्मियां भी तेज होंगी और टिकटों की तकसीम माजी में भी बहुत सारी सियासी जमातों के लिए बड़ा मसला रही हैं और आज भी टिकटों की तकसीम पर सवालिया निशान रहेगा। चूंकि हमारे पास जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक तो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों पर या कुछ हलकों पर ख़ास नजर करम है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखें, ये एक जो नॉर्मल एक इलेक्शन होता है वो इंतखाबात तो है नहीं। इस वक्त सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। एक तो ये खबर भी है कि 12 दिसंबर तक ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल का अनाउंस कर देगा, क्योंकि 54 डेज़ का शेड्यूल होता है। 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है और 12 दिसंबर तक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शेड्यूल का अनाउंस हो जाएगा। और इस हवाले से सियासी जमातों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, तेज़ कर दिया। कुछ जमातें अभी पीछे हैं। अब अगर हम देखें तमाम जमातों को, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इस्तेकाम पार्टी, इसके अलावा एएनपी, जेयूआई, एमक्यूएम, ये जमातें हैं जो हर एक का डिफरेंट तरीका कार है। पार्लिमानी बोर्ड, नून लीग का इस वक्त काम जारी है और नून लीग के जो पार्लिमानी बोर्ड है, हम भट्टी साहब के से भी पूछेंगे, लाहौर में उनका काम जारी है। लेकिन सूरत हाल ये है जो असेसमेंट देखी जा रही है, एक तो नून लीग के जो टिकटों की तकसीम है ना, वो उसमें शकूक व शुबात मुझे इसलिए लग रहे हैं। एक तो वो पार्टी सरमायादारों की बन गई है और ज़्यादातर सरमायादारों को ये अकोमोडेट किया जाएगा। जिनके पास पैसा बहुत है उन्हीं को टिकट मिलेगा, ठीक है, और उनके पास डिमांड बहुत है, क्योंकि एक हवा भी चल रही है कि शायद आइंदा वो इक़्तिदार में आएंगे 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद। और उसमें अगर हम कुछ देखें तो जो पार्लिमानी बोर्ड बने हैं, जितने भी पार्लिमानी बोर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, सूबाई लेवल पे या फेडरल लेवल पे, वो तमाम लोग शामिल हैं जो खुद भी उम्मीदवार हैं और या वो खुद उम्मीदवार नहीं है तो उनके भाई, उनके रिश्तेदार वो दरख्वास्त गुजार हैं, उनसे जो है दरखास्तें एक मरतबा फिर से रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। और उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जैसे पिंडी का देख लें, हनीफ अब्बासी हैं, वो उम्मीदवार भी हैं पार्लिमानी बोर्ड में, सरदार नसीम है, मलिक इब्रार हैं जो पिंडी के सदर हैं वो भी हैं, इस्लामाबाद में अंजुम अकील हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, उन्होंने डिसाइड करना है, वो खुद भी उम्मीदवार हैं, सरगोदा में मोहसिन राजा साहब कर रहे हैं, लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ी खुद भी उम्मीदवार हैं और उनके भाई भी उम्मीदवार हैं। और इसी तरह की सूरत हाल है। और केपी में देखें तो केपी में भी जो उनके पुराने जो लीडर हैं, मेहताब अब्बासी साहब, पीर साबिर शाह साहब, ये तो नाराज़ हैं। टोटल पार्टी ने उनको नज़रअंदाज ही कर दिया, उनके पास पैसा भी इतना नहीं है। और अमीर मकाम जो पैसों के हवाले से इन सबसे तगड़े हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। सिंध में अगर नून लीग का देखें तो सिंध में उन्होंने जो उनके पुराने एक सिंध के सदर थे, शाह मोहम्मद मेरे ख्याल में नाम था, उनको हटा के मेमन साहब को बनाया और मेमन साहब ने बशीर मेमन साहब सरप्राइज भी दिया है। एमक्यूएम के से उनका एग्रीमेंट हुआ है, जीडीए से हुआ है, तो वो वहाँ पर नून लीग अपना काम कर रही है उस हवाले से सिंध में। तो नून लीग में अभी तक टिकटों का जो मामलात हैं वो मुकम्मल तो नहीं हुए हैं। और अगर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले पार्लिमानी बोर्ड बना दिए थे और तकरीबन उनका काम मुकम्मल है। जो हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, सिंध में उन्होंने 90% उन्हीं लोगों को टिकट देना है जो 2018 की असम्बली में एमपी और एमएनए थे।
और क्योंकि उनका पंजाब में भी उन्होंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग खड़े करने हैं, तो ख़ासकर जो सराइकी बेल्ट के 17 अजला हैं उनमें पीपल्स पार्टी अपने बड़े मजबूत उम्मीदवार लेकर आ रही है। मुजफ्फरगढ़ उनका बड़ा एक पीपल्स पार्टी वहाँ से हमेशा जीतती रही है। फिर अहमद महमूद साहब हैं, उनकी 2 सीटें होती हैं। राजा परवेज़ अशरफ हैं, कमर जमान कायरा हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। इस तरह लाहौर में भी वो समीना खालिद गुरकी हैं, तो वहाँ पर भी उनके काम हो रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक वर्किंग मुकम्मल कर ली है। केपी में वो ANP के साथ उनका इंतखाबी इत्तेहाद का ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और बलूचिस्तान में देख लिया आपने, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने काफ़ी काम किया। अगर PTI की देखें तो PTI वो जमात है जो इस वक्त बिखरी नज़र आ रही है, बल्कि बिखर चुकी है। और अभी तक उनका ना पार्लिमानी बोर्ड बना है कोई टिकटों के हवाले से, लेकिन उनका जो तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है, जिनको अब कहा जा रहा है, अब तो नए चेयरमैन हैं, उन्होंने जो डायरेक्शन दिए हैं 90 से 95% वो वकला को टिकट देंगे और ये उनका असूली फैसला हो चुका है। कवरिंग कैंडिडेट में वो शायद पॉलिटिशियन को डालें और उसकी वजह वो बताते हैं कि एक तो उनकी जमात का इंतज़ामी ढांचा तबाह हो चुका है, ज़्यादातर पार्टी के लोग छोड़ चुके हैं और जो नहीं छोड़ चुके वो जेलों में हैं, कुछ पर केसेस हैं, कुछ नामालूम मकाम पर छुपे हुए हैं और चेयरमैन उनके जो है वो जेल में हैं, वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं, सदर भी जेल में हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो वो उन्होंने डिसाइड करना है एंड टाइम पर अभी, लेकिन पार्टी की पोजीशन देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं छोड़ चुके हैं। इस्तेकाम पार्टी का उनके पास जो PTI से लोग छोड़ के आए थे उन्हीं को टिकट मिलेंगे, वो चंद लोग हैं जो पंजाब में ज़्यादातर हैं। ANP की क्योंकि ज़्यादा वो जदोजहद नहीं रही, अब वो दोबारा से इन इंतखाबात में बड़े मौसर अंदाज में आना चाह रहे हैं और वो मुख्तलिफ जमातों के साथ उनका इत्तेहाद भी होगा। इस तरह JUI का मौलाना फजल रहमान साहब की जो शूरा है वो खुद डिसाइड करती हैं, उनका एक तरीक़ाकार है और उसमें भी ज़्यादातर जो है फिर उनके वो बेटे और भाई तो उनकी पहली तरजीह होती हैं, बाकी उनके जो लोग हैं वो भी टिकटों के लिए आएंगे। MQM का एक उसको कह सकते हैं कोई जमहूरी अंदाज है वहाँ तरीक़ाकार, वहाँ एक गरीब आदमी को भी टिकट मिल जाता है, बाकी इस मुल्क की किसी जमात में गरीब आदमी को टिकट नहीं मिलता। ठीक है, मिलते हैं। ये वाहिद जमात है MQM जिसमें गरीब आदमी को पीपल्स पार्टी में भी ठीक है। पूछें। अरसलान भट्टी, ब्यूरो चीफ GTV लाहौर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हमारे एनालिस्ट ने जो तज्जिया रखा है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। अब आप जरा जो एक्टिविटीज देख रहे हैं, लाहौर चूंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है, तो क्या वहां पर सियासी जमातों की जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ आप के आने वाले दिनों में जो टफ टाइम है मुस्लिम लीग नून वो दे सकती है या किसी और जमात को आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर एक्टिव होता हुआ? भट्टी साहब ये भी बताएं कि नून लीग जो टिकट दे रही है, जो अब इस वक्त प्रोसेस है, उनकी तरजीह है क्या, उनका एजेंडा क्या है और उसमें क्या देखा जा रहा है? क्या उसकी मकबूलियत देखी जा रही है उम्मीदवारों की, या वाबस्तगी देखी जा रही है, या पैसा देखा जा रहा है? जी देखिए जी, बात ये सिंपल सी है। बहुत शुक्रिया आपका पहले तो मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, को सरबराह जिसको आप को कहते हैं, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर, वो बैठे हैं लाहौर में पिछले, ठीक है जी, वो यहाँ पे आए हैं, लोगों की शादियां भी अटेंड कर रहे हैं। दूसरा एक बात उन्होंने की रैनियार खान से, वो जाहिर है वहाँ पे अहमद महमूद साहब जो है साबिक गवर्नर, उनके दोनों बेटे टिकट लेते भी हैं, वो जीतते भी हैं, उनकी वो सीट है। अब मामला ये है कि आपने बका जी के नून लीग की क्या तरजीह है और वो कैसे देखें जी। पैसा इज वन ऑफ द फैक्टर है, ये नहीं है कि जी पैसा फैक्टर नहीं है, पैसा फैक्टर बिल्कुल है। उसकी माली हालत उम्मीदवार की देखी जा सकती है। अगर किसी कारकुन को टिकट देंगे तो वो बेचारा कैसे इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पे, वो नहीं लड़ सकता। आज भी वहां पे बहुत सारे जो 7 कौमी असम्बली के हल्के थे, जो लाहौर के हवाले से मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, फिर पंजाब पे आऊंगा। लाहौर का जो था मामला कि उसमें उन्होंने जो लाहौर के जो डिवीजन है, उन्होंने इस दफा 2 तरीके अपनाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। एक मरकजी बोर्ड बनाया है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि जो खुद उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे समेत मियां नवाज शरीफ के भी वो कर रहे हैं कोशिश के जी वो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के तमाम अरकान ऐसे हैं जो खुद भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, या कौमी के या सूबाई असम्बली के लिए। एक बात खत्म हुई। दूसरी बात यह है कि डिवीजनल लेवल पे एक उन्होंने बोर्ड बनाया, जो डिवीजन के जो केसेस हैं वो देखेंगे, तो डिवीजन के उम्मीदवार को फाइनल करके अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड जो 35 रुकनी है उसको भेजेंगे। फिर एक तीसरा बोर्ड बना है जो लाहौर, जो जिस तरह लाहौर बड़ा शहर है, जिस तरह मुल्तान है,
जिस तरह गुजरांवाला है, सियालकोट है, इस तरह एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हैं जो डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवार फाइनल करेगा। जहां ज्यादा सीटें, जिस तरह लाहौर में आज मीटिंग हुई, उनकी सदारत जो है ख्वाजा साद रफीक चूंकि चेयरमैन है और उसके कोऑर्डिनेटर है मलिक मोहम्मद अहमद खान। अब मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, सबको मालूम है कि ख्वाजा साद रफीक साहब के छोटे भाई मेरे दोस्त भी हैं, ख्वाजा सलमान, वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी आज पेश हुए। इसी तरह मलिक अहमद खान साहब जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, भाई पेश हुआ। और बाकी भी पार्लियामानी बोर्ड के मेंबर होते हैं। सनाउल्लाह साहब, ये पहली दफा नहीं हो रहा। जी जी। वो उस हवाले से हमेशा ये होता है, मैं पार्लियामानी बोर्ड में बैठा भी हूँ, वो ये होता है कि वो शख्स अपनी राय महफूज कर लेता है जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या भाई हो, वो कहता है बाकी लोग राय दें इस मामले में, क्योंकि ये मेरा भाई है, इस बारे में राय नहीं दूंगा। पार्लियामानी बोर्ड में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ने बैठना है, ये नहीं है कि बाहर से बंदे लाए जाएं, कोई एक्सपर्ट लाए जाएंगे, वही लोग होंगे। उनका जो सुलेमान रफीक का फैसला, उसमें ख्वाजा साद रफीक की राय शामिल नहीं की जाएगी, बाकी लोग राय देंगे ना, बाकी भी मेंबर हैं। जबरदस्त, आप भी बात सही कह रहे हैं जी। ख्वाजा साहब आप गलत, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। मामला ये है यहाँ पे, जी 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 जी, ठीक है ना जी। अब उसमें जो डिविजनल बोर्ड है उसमें भी ऐसे ही है। अगर वहां पे मलिक अहमद खान साहब बैठते हैं तो उनके जो चचा हैं चौधरी रशीद साहब, MNA के बारे मलिक रशीद साहब, चौधरी मलिक रशीद साहब जो हैं, द सेम इज द केस विद अहमद सईद साहब, उनके छोटे वो भाई हैं। मामला ये है कि इस पे कोई इतराज नहीं है, किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहरहाल कहीं ना कहीं से आता है। आपके जो कारकुन हैं, मुझे बताइए, जो कदम बढ़ाओ मियां साहब हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ मौलाना फजलुर रहमान साहब, कदम बढ़ाओ ख्वाजा मतीन साहब हम आपके साथ हैं, वो लोग किधर हैं? उनको तो बेचारों की सुनवाई नहीं है, उनको तो वो सुना जरूर है, लेकिन जो पुराने उम्मीदवार हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कही है सनाउल्लाह साहब ने भी, और आप भी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो जीतने वाले लोग हैं, डेफिनेटली हर पार्टी की ख्वाहिश यही होती है कि जीतने वाले लोगों को, इलेक्टेबल्स को पिच करें। लेकिन पंजाब में इस मर्तबा जो हमेशा से एक रवायत रही है कि जनूबी पंजाब में जो 30 से 40 लोग MPs और कोई 14 से 15 जो MNAs होते हैं, वो हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, वो इस दफा भी करेंगे। भट्टी साहब ये बताइएगा, बिल्कुल आपने दे दी सारी मालूमात हमें, ये बताएं कि ये जो पैसा जरूर है, बिल्कुल लाजमी अमर है जब किसी ने इंतखाब लड़ना है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हो, उसका कोई बैकग्राउंड भी हो। ऐसी कुछ रावलपिंडी में एक शख्सियत है जो हाउसिंग सोसाइटी चलाते हैं, वो भी छापा मार के तौर पर आ गए हैं सिर्फ पैसे के जोर पर। इस तरह और भी कोई इतलात आ रही? जमातों में है जी। नहीं, ये एक खास केस है जो हमारे सामने अभी आया है, ये भी होता है बिल्कुल, लेकिन ये जो पैसे लेकर लोग बताएं कि जो जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड भी लंबा चौड़ा नहीं है, इन पे कोई मियां नवाज शरीफ इस बारे में कुछ सोच रखते हैं? बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनको पता है, हमेशा आपको पता है, बड़ी बारीक बीनी से वो जब टिकटें तस्लीम करते हैं उनका जायजा भी लेते हैं। जी साहब, लेकिन उनसे बारीक आदमी जो है, जो बारीक हैं, उनको आप शहबाज शरीफ को इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े बारीक आदमी है शहबाज शरीफ साहब, आपको नहीं अंदाजा? ठीक है। जब बैठे होते हैं हाथ गोल गोल ऐसे मेरी पे, जैसे ये देखे ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, और एकदम ऐसे झुक के मियां साहब के कान में कुछ बोल देते हैं। ठीक है। मामला ये है कि डेफिनेटली पैसा मैटर करता है। जाहिर है 5, 7, 10 करोड़ की गेम हो गई आप MNA का इलेक्शन लड़ना, और 8 अमूमी सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ना हो वो भी पैसे के जोर पर टिकट ले सकता है। मियां साहब, अगर आजाद कश्मीर का वजीर आजम बगैर किसी पार्टी या रुकन के बन सकता है, तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पे वो क्यों नहीं कर सकता? मुझे बताइए, अगर उसने पार्टी फंड में 10 करोड़ रुपया दे दिया, उसने इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया लगा दिया, मामूली रकम हो गई है। आपको 1 अरब तो 50 करोड़ की बात। और ये भट्टी साहब सिर्फ एक बात और बता दें, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। लाहौर, क्योंकि इंतखाब के, पंजाब के इंतखाब के हवाले से लाहौर सबसे बड़ा, उसको कहते हैं कि वो मरकज बनता है, तख्ते लाहौर की जंग है, लाहौर की जंग है। पीपल्स पार्टी को, मेरी राय है, ख्वाजा साहब एग्री नहीं करते, कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस दफा पंजाब में और लाहौर में भी। लाहौर में भी तो पीपल्स पार्टी और PTI की क्या पोजीशन है लाहौर के अंदर, और टिकट किनको मिलेंगे वहाँ? देखिए जी, इस्तेकाम पार्टी के यहाँ पे सदर जो हैं अब्दुल अलीम खान, वो खुद उम्मीदवार हैं, और वो अच्छे वाले लोग भी हैं, और उनकी स्टैंडिंग भी है, उन्होंने बहुत काम कराया। चूंकि बाजी में भी ख्वाजा हसन साहब ऊपर उनकी निश्चित पे थे, फिर सरदार, वो सूबाई असेंबली से लड़ेंगे या नेशनल असेंबली से? उनका ख्याल दोनों से है जी, 2 नशिस्तों पे लड़ना चाहते हैं वो, कौमी असेंबली से भी और सूबाई असेंबली से भी। सेम इज द केस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लास्ट टाइम एक बाई इलेक्शन हुआ था लाहौर के अंदर, टाउनशिप का हल्का था, जहां से मोहतरमा जो है वो मिसेस परवेज मलिक जो है, शाइस्ता परवेज मलिक, वो जीती थी, लेकिन वहां पे असलम गिल साहब ने 40 से 42 हजार
भट्टी 41,000 साहब बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों की सरगर्मियों के हवाले से और खुसूसी तौर पर जो टिकटों की तकसीम है उस पर हम बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं चाहती हूं कि आप जरूर वो ऐड कर दें। वो तो ठीक बात है की बात है ना, पहले ठीक अभी है तो ये भट्टी करें ना साहब। वो फिगर कितने हासिल करें। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई विश कि हम इस पर लंबी बहस करते हैं, लेकिन चूंकि हमें आवाम के मसाइल पर भी प्रोग्राम में बात करना होती है, सो हम इस वक्त बात कर रहे हैं महंगाई की जो एक मरतबा फिर से बढ़ रही है, सर उठा रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी हुकूमतें तब्दील होती हैं, आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। पीटीएम की गवर्नमेंट में भी महंगाई बहुत बड़ा मसला रही और निगरान हुकूमत में भी जो महंगाई है वो बहुत बड़ा मसला है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में 2.7% की शरह से महंगाई में और अशिया खुरोनोश की कीमतों में 29% से इजाफा हुआ है। सनाउल्लाह खान साहब, लोगों के अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जबकि तनख्वाहें बहुत कम हैं और महंगाई ऐसी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, तनख्वाह की बात नहीं है। एक तो मैं आपको बताऊं, पीडीएम की हुकूमत 16 महीने और ये 9 अगस्त से जो हुकूमत आई है निगरान, ये दोनों टोटली फेल हो चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं। महंगाई को कंट्रोल करने, एक तो कम करने की तो दूर की बात, उसका इजाफा रोकने में नाकाम रही हैं। और उसकी हालत ये है, जो आप तनख्वाहें कह रही हैं ना, आज जो बंदा 50,000 रुपये ले रहा है, तो जो अभी थोड़े बहुत असेसमेंट हुई हैं उसके मुताबिक वो अपना खाना पीना भी पूरा नहीं कर सकता। सूरत हाल अभी जो हमने पिछले हफ्ते किया था गैस की प्राइसेस पे, जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका बिल उस यूनिट का 400 रुपये आता था, आज उसका बिल उसी यूनिट का 4,500 रुपये आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा कर लें। और जो इसके फैक्टर हैं उसमें टैक्सेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी एनर्जी प्राइसेस, आप कहते हैं गैस की प्राइसेस जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है 1100% इंक्रीज किया इन वन सिंगल डे, एक दिन के अंदर उसका इंपैक्ट आया है। आपने पेट्रोलियम पर, आपने जो पीडीएल लगाया हुआ है पेट्रोल और डीजल पर, आपने 300 अरब रुपए टारगेट रखा पूरे साल का, 2 महीने में 300 अरब रुपए वसूल कर लिए और अब उस टारगेट को 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। कोई परवाह नहीं है, ना पीडीएम को थी ना इस निगरान हुकूमत को कि लोगों की हालत क्या है। आप यकीन करें, इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, इस मुल्क में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं जी। लोग भिखारी बढ़ रहे हैं। जो कहते थे 32% गुर्बत की शरह 70% हो चुकी है। लोग, जो आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं उसमें लोग रोटी पूरी नहीं कर सकते, बाकी चीजें क्या करेंगे। सफेद पोश जो तबका इस वक्त तबाह हो चुका है और आइंदा भी वो करना जा रहे हैं, उन्होंने कोई नहीं रोका। उसमें फैक्टर आपकी एनर्जी प्राइसेस हैं, आपके टैक्सेस हैं। टैक्सेस ने तबाही फेर दी है। आपका इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है, 29% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस मुल्क में और यह कम होने का नाम नहीं ले रहा। और आइंदा भी, आज जो वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी की है वो दावा कर रहे हैं कि दिसंबर में शायद कम हो जाए, 25% हो जाए, 25.5% हो जाए, लेकिन कहाँ से हो जाएगी मुझे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मार्च तक ही आपका IMF का प्रोग्राम है, उसके बाद आपको 3 साल का IMF का नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा और 3 साल जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए वो बांध के रखेगी आपको। IMF ने हर चीज़ अपनी मर्जी से करना है और जब अगर वो 5 साल पूरे करती है, जो माजी में कभी होता ही नहीं है, तो वो आइंदा आखिरी जो 2 साल है उसमें उनको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही इस महंगाई में कमी की। जी ख्वाजा साहब, वजारत खजाना तो ये कह रही है कि अगले माह जो कीमतें हैं उनमें कमी होगी और महंगाई भी कम हो सकती है, लेकिन बात वही है कि ये महंगाई नहीं थमेगी और जो सफ़ेद पोश घराने हैं वो तबाह हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये बढ़ती हुई महंगाई आखिर, बिजली का 300 यूनिट का बिल, ये कहते हैं कि जी 300 यूनिट पे कम बिल आता है, 17 से 18,000 रुपए बिल आता है 300 यूनिट का आज के दौर में। आप अंदाजा करें, हर घर आना इतना, कम से कम इतनी बिजली तो यूज करता है। ख्वाजा साहब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, हमें अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपका जवाब मैं लेती हूँ। अभी एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब के आंसर के साथ साथ हम जो माहिदे हुए हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ उन पर भी बात करेंगे और आपके सामने तज्जिया रखेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की और ख्वाजा मतीन साहब आप अपना पॉइंट ऐड कर दें जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। ये देखिए ना, अभी जो नवंबर में जो आई है महंगाई की जो रेशो
पिछले माह जब आई थी अक्टूबर की तो वो 27% थी, अभी फिर बढ़ गई है। अभी हमें खबर दी गई है कि दिसंबर में चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा हो। मसलन उम्मीद का दामन छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ, लेकिन जैसे कि तज़िया पेश किया है सनाउल्लाह खान ने कि ऐसा मुमकिन नज़र दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद हूँ कि ये ऐसा हो जाए। लेकिन आप देखें ये जो 29% महंगाई है ये किस पे पड़ना है? मसलन जिसकी तनख्वाह 10,000 है या 20,000 है, वो तनख्वाह तो उसकी उतनी ही है। अब बढ़ते बढ़ते महंगाई 29% आ गई है। आप बिजली बिलों की बात अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, आप गैस के बिलों की बात भी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। ये जो टमाटर है ये 60% बढ़ इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, आलू 15%। ये जो बुनियादी नीड्स हैं, आप ये सब्जी भी नहीं खा, गोश्त तो आप खा ही नहीं सकते। अगर सब्जी लेने जाएंगे, चाय की पत्ती देखें, बिजनेसमैन की चाय की पत्ती कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो उसने पास ऑन करना है। अच्छा, अब जो चाय की पत्ती है ये भी 13% बढ़ गई है। अब प्याज है, बस ये तो हांडी, आप प्याज भी ना हांडी में डालें, क्या खाएंगे आप? वो 12% बढ़ गए हैं। इसी तरह जो सब्जियां हैं ये 4.5% की कीमतों में इजाफा हुआ है, और गैस की कीमतों में 281% इजाफा हुआ है। और गरीब आदमी को तो आपने जिंदा दरगोर कर दिया। इन्होंने जिक्र किया है ये जो PDM की 16 माह की हुकूमत ये भी नाकाम हुई, बिल्कुल नाकाम हुई, मैं इस पर एग्री हूँ। ये जो अभी जो निगरान है ये महंगाई कंट्रोल करने के ये भी नाकाम हो गए। लेकिन जो 3.5 साल में जो इस मुल्क पर अजाब डाया गया, जो फाशिस्टिक हुकूमत थी, जो जिनको ना मईशत का पता था, ना निज़ाम हुकूमत का पता था, ना गवर्नेंस का पता था, उन्होंने जो बिठाया आज उनका बैगेज उठाकर, ओहो ये भी चले जाएंगे। 2 साल हो गए अब तो। जो बंदा गंद करके जाएगा उसका बोझ तो उठाना ना किसी ने। आप एग्रीमेंट उठा रही है, एग्रीमेंट खत्म करके चले गए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट खत्म किया, PTI हुकूमत ने, बोझ किसने उठाया? अवाम ने। इसको खुदारा जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं उनसे ये दरखास्त है कि आम आदमी की जिंदगी को आसान करें, ये किसी तरीके से इन्फ्लेशन को तो कम लेकर आए। इससे तो हमारा अफगानिस्तान अच्छा है जहां 0% महंगाई है। ठीक है जी। मुबारक सेब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चूंकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो मुआहिदे हो रहे हैं, वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने भी आज सऊदी अरब के गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जो सरबराह हैं उनके साथ कुछ मुआहिदे आज़ादाना तिजारत के किए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इन मुआहिदों से पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। मुबारक जेब से मैं पूछे तो मुबारक, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। मुबारक, आपकी आज स्टोरी भी है और वज़ीर इत्तलात ने उसको ट्वीट भी किया है, बाकी भी आपको इस बारे में मालूमात है। GCC कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट एग्री किए गए हैं जो कुछ आने वाले दिनों में साइन होंगे, तो हमें बताएंगे कि ये क्या एग्रीमेंट है और इनसे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हासिल होंगे? जी सनाउल्लाह, थैंक यू। ये एक्चुअली ये 2004 में हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो गल्फ कंट्रीज है, जो 6 ममालिक का एक काउंसिल है, उनमें से सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और ये ममालिक है, उनके साथ हमारा एक नेगोशिएशन स्टार्ट किया गया था 2004 में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, लेकिन वो भी चल नहीं सका और वो इसी तरह डोरमेंट रहा और उसमें वो नहीं हुई। लेकिन PTI की जो आखिरी साल है उसमें उन्होंने इसको रिवाइव किया था और इस एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा नेगोशिएशन रिज्यूम हो गए थे और ये टॉक्स जो है दोबारा शुरू हो गए थे। लेकिन मीनवाइल ये हुआ कि इन्होंने सऊदी अरब का जो ये जो हमारा एक केस बन गया था जिसमें हमारे ऊपर 6 बिलियन का जो एक पेनल्टी लग गई थी एक्सेट के ऊपर कि आर्बिट्रेशन में जब वो लोग गए थे, तो हमारा जो पिछला गवर्नमेंट है, PTI गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कर दिया था कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो टेम्पलेट था उनमें से वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का प्रोविजन निकाल दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोकल रेमेडीज करेंगे और इस बेसिस पे हम एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन जब हम ट्रेड निगोशिएशंस पे हम एग्री कर गए GCC के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें से इन्वेस्टमेंट चैप्टर को भी डाल दें, क्योंकि अभी हमारा जो एक नया जो ये SIFC का वो चल रहा है कि सऊदी अरब और UAE जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने चाहा था कि ये जो आप लोगों ने चेंजेस लेकर आए पिछले गवर्नमेंट, इसमें से आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को डालें, यानी एक्सेट को डाल दे। और एक्सेट पाकिस्तान रिलक्टेंट था क्योंकि वो ये है कि वो इन्वेस्टर के साथ ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके हाँ में मतलब है कि उनका टिल्ट जो है इन्वेस्टर की तरफ ज्यादा होता है, तो इस वजह से पाकिस्तान रिलक्टेंट था। लेकिन फिर उस प्रेशर में आके पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था,
तो उन्होंने उस प्रोविजन को कैबिनेट ने उसमें अमेंडमेंट कराई, काकड़ साहब के कैबिनेट ने, और वो मुबारक ये बताएं अब एग्रीमेंट क्या होने जा रहा है और उससे पाकिस्तान को एग्रीमेंट क्या ये मिलेगा? है, मेन एग्रीमेंट ये है सनाउल्लाह के, उसमें एक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और उसके साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट चैप्टर, उस इन्वेस्टमेंट चैप्टर को कल उन्होंने सऊदी अरब से अब एग्री कर दिया, और आज कतर में जो फॉरेन मिनिस्टर, जो गल्फ कंट्रीज की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है उसमें वो अप्रूव हो जाएगी और हमारा और गल्फ कंट्रीज के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है हमारा ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर भी इसमें शामिल कर दिया, यानी अब उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी सऊदी अरब और यूएई को कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और कोई एफटीए से क्या बेनिफिट हासिल होगा पाकिस्तान को? एफटीए से पाकिस्तान को ये बेनिफिट हासिल हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है, खासतौर पर हमारा राइस है, खासतौर पर हमारे वेजिटेबल्स है, हमारे हलाल फूड है और मीट है, ये चीजें जो है इसकी जो कितनी हमारी एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुँच सकती है आइंदा अगर आप देखें 3-4 सालों में? अगर मतलब ये इसको इन्होंने मेरे ख्याल में इस हिसाब से क्वांटिफाई नहीं किया है कि कितना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है। एक्चुअली ये जो हो रहा है बेसिकली ये उस प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है कि जो SIFC के तहत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मुबारक सेब। मैं चाहूंगी कि बिल्कुल शॉर्टली, चूंकि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत जल्दी से ऐड कीजिएगा सनाउल्लाह खान साहब। मुआहदे तो हो रहे हैं लेकिन क्या इन मुआहदों से खुशाइंद हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन क्या गुर्बत, बेरोजगारी? मैंने पहले भी बताया था कि ये मुआहदे ये नहीं है कि ये पैसे पाकिस्तान में आ जाएंगे, कि पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हैं, वो हम बता चुके हैं, वो यूएई और कतर के साथ हो चुके, कुवैत के साथ हो चुके हैं, $35 बिलियन के सऊदी अरब के साथ होने हैं। तो ये टोटल इसका जो हेड जाएगा वो 70 बिलियन को क्रॉस करेगा। ये हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि 70 बिलियन के और लेकिन जो ये FTA है ना, ये मैं समझता हूँ ये उस $70 बिलियन से बड़ी अचीवमेंट ठीक है। ये देखिए पाकिस्तान को एक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगी। ख्वाजा साहब 19 साल से ये जो मंसूबा था GCC के साथ एग्रीमेंट का, ये ज़ेरे इल्तवा था, अब इसके अभी हुआ नहीं है, अभी इम्कानात रोशन हो गए, तकरीबन हो जाएगा। अगर ये हो जाता है, ये देखिए ये ऐसे इकदाम होते हैं जो सालों पर मुहित होते हैं, जिसके असमरात मिलते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, लेकिन ये बहुत ही खुशाइंद है, इस मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका आवाम को फायदा पहुंचेगा चाहे देर से। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बहुत सारे नए तज्जिए, तबसरे और मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।